हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका जिस रास्ते से होते हुए घर से बाहर निकली थी उसी रास्ते से मारवा हाउस के अंदर आ जाती है और फिर अपनी सीक्रेट लैब से होते हुए अपने बाथरूम में पहुंच जाती है। चेंज करने के बाद वह बेडरूम में प्रवेश करती है। अनिका के जाने के बाद से लेकर अब तक रोहित अपनी जगह पर शांति से लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद एक पल के लिए भी नहीं आई थी। उसका ध्यान सिर्फ घड़ी पर था और दिमाग में अनिका चल रही थी। रात के लगभग 3 बजने का वक्त था। जैसे ही अनिका बेड पर लेटने लगती है, रोहित उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख देता है। अनिका मुस्कुराकर रोहित की तरफ घूम जाती है। रोहित उसे अपनी बाहों में भर लेता है और चैन की गहरी सांस लेता है। फिर धीरे से कान में कहता है, ऑल ओके। अनिका कहती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। अनिका के वापस लौटने के बाद रोहित के मन को बेहद शांति मिलती है और अनिका के साथ साथ उसे भी कुछ ही पलों में गहरी नींद आ जाती है। सुबह के वक्त उठने में दोनों को ही कुछ देर हो जाती है। जब अनिका डाइनिंग हॉल में पहुंचती है तो प्रीति पहले से ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अनिका को देखते ही वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और उसके साथ विश्व के नियत उपचार के लिए सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। अंदर की ओर जाते जाते वह अनिका को बता देती है, मैं आज मीटिंग पैलेस नहीं आ रही, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और अगर मुझे वक्त मिला तो मैं विश्व की रिपोर्ट के लिए भी जाऊंगी। अनिका प्रीति की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर वापस सामने की तरफ देखकर आगे बढ़ते हुए पूछती है, क्या वह ज़रूरी काम ओमकार है? प्रीति अभी शनि के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि पहले कोई सबूत हाथ लगे, उसके बाद वह अनिका से इस बारे में कोई बात करे। वह बात को टालने के लिए सिर्फ नीचे सिर करके मुस्कुरा देती है, जिसका मतलब था कि आज वह ओमकार से मिलने वाली है। देखा जाए तो उसने सच ही कहा था, लेकिन यह सच अधूरा था। सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर आने के बाद जब प्रीति समय देखती है तो लगभग 10 बजे थे। उसे महसूस होता है कि 4 घंटे बाद उन्हें मुक्ता से मिलना है। तब तक वह विश्व की रिपोर्ट में आने वाली अड़चनों के बारे में पता करके वापस आ सकती है। वह झट से अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करती है। फिर वह मैसेज ओमकार और सनी दोनों को भेज देती है। उसके बाद तेज़ कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। बच्चों का कमरा। रिया ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए अपने बेड पर कूदने लगती है। ये माय मम्मा इज़ द ग्रेट एवर, आई एम सो हैप्पी। फिर अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और दोबारा से उछलना शुरू कर देती है और उछलते उछलते गोल गोल घूमने लगती है। रिया का शोर सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर अपने अपने कामों को छोड़कर उसके बेड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब रिया थक जाती है तो वहीं बैठ जाती है। फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर दोनों भाइयों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई देने लगती है। अब आर्यन कहता है, क्या तुम हमें भी बताओगी कि तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है कि तुम्हारी खुशी से पूरा कमरा झूम उठा है? आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों रिया के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। रिया अपनी सांसों को थामती है और उत्साह से जवाब देती है, मम्मा ने कहा है कि मुझे वह सारी किताबें मिल जाएंगी जो मुझे चाहिए। फिर शोर मचाते हुए आगे कहती है, और अब मैं मम्मा की मेमोरी वापस लाने के लिए उनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा ढूंढ लूँगी जिससे मेरी विश पूरी हो जाएगी। रिया की बात सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं और उसके बाद अपने हाथों को अपने अपने माथे पर मार लेते हैं। फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहते हैं, ना जाने हमारी बहन का यह पागलपन क्या रंग लाएगा। तभी अलेक्जेंडर रिया से पूछता है, क्या तुमने अपने कोर्स की सभी बुक्स कंप्लीट कर ली हैं? अलेक्जेंडर की बात पर रिया उसे घूर कर देखती है। अब आर्यन कमान संभालते हुए कहता है, हमारे कहने का मतलब है कि हम कैसे मान लें कि तुम वह सब किताबें पढ़ सकती हो और उससे कुछ सीख सकती हो? सीखना भी छोड़ो, कुछ काम का ढूंढ सकती हो। आर्यन की बात पर अलेक्जेंडर को एक युक्ति सूझी है। वह झट से कहता है, हम नहीं चाहते कि मम्मा की एक्सपेक्ट्स तुमसे बंधे और उसके बाद टूटे। आर्यन कहता है, अलेक्जेंडर की बात बिल्कुल ठीक है। तुम पहले हम दोनों को यह साबित करके दिखाओ कि तुम जो कह रही हो वह कर सकती हो। तुम जिस काम को शुरू करोगी उसे बीच में ही नहीं छोड़ोगी। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि वह कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उतनी सारी किताबों को पढ़ना वैसे भी किसी के लिए आसान काम नहीं था। यहाँ पढ़ने के साथ साथ में समझना भी था और उसके लिए रिया अभी बहुत छोटी थी। लेकिन दोनों ही भाई चाहते थे कि वह रिया का वास्तविकता से परिचय करा दे, अथवा रिया के अंदर इतनी लगन पैदा कर सकें कि कम से कम इतनी दूर से किताबों की पूरी लाइब्रेरी मंगवाने के बाद
वह उसमें से कुछ किताबें ज़रूर पढ़ सके। अब रिया अपने एंग्री मोड में आ जाती है। वह सीधी खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद अपना एक हाथ दोनों भाइयों की तरफ करते हुए कहती है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। आर्यन कहता है, कैसे साबित करोगी? तभी अलेक्जेंडर कहता है, हाँ, तुम यह कैसे साबित करोगी कि तुम अपने काम को बीच में नहीं छोड़ोगी? रिया तपाक से जवाब देती है, मैं उन किताबों को पढ़ने से पहले तुम्हें अपनी कोर्स की सभी बुक्स कंप्लीट करके दिखाऊंगी, तब तुम दोनों मान जाओगे। रिया की बात सुनकर दोनों ही भाइयों को अंदर ही अंदर इतनी खुशी होती है कि वह उनके चेहरे पर झलक आती है और दोनों एक ही सुर में बोल पड़ते हैं, हाँ, यही तो हम चाहते हैं। रिया कहती है, क्या मतलब? तब आर्यन बात को संभालते हुए कहता है, हमारा मतलब कि तुम हमें यह साबित कर दो कि तुम यह कर सकती हो। रिया ने जो करने की ठानी थी वह बच्चों का खेल नहीं था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक टेढ़ी खीर थी। वर्षों की तपस्या के बाद ऐसे शोधों का सकारात्मक परिणाम निकलता है। मासूम सी रिया यह जानती ही नहीं थी कि वह बेकार ही इतनी मेहनत करने के बारे में सोच रही है, लेकिन दोनों ही भाई यह सोचकर बेहद खुश थे कि रिया कुछ अलग करने वाली है। उसके सफल होने की उम्मीद दोनों भाइयों को रत्ती भर भी नहीं थी, लेकिन रिया इस बहाने कुछ नया सीखने वाली है, नई तरह के ज्ञान को आत्मसात करने वाली है। उन दोनों भाइयों के लिए यही काफ़ी था। उसके अलावा अगर रिया किताबों में व्यस्त हो जाती तो दोनों ही भाइयों को अपने बाकी कामों के लिए अधिक समय मिल जाने वाला था। होटल हेवन। बहुत सोच विचार करने के बाद मुक्ता ने सनी से मिलने के लिए पर्सनल कैबिन बुक किया था, ताकि वह बिना आसपास के लोगों की परवाह किए आराम से बैठकर सनी से बातें कर सके, कुछ उसे अपने बारे में बता सके और बहुत कुछ उसके बारे में जान सके। यह कैबिन 5 स्टार रूम से कम नहीं था। मुक्ता ने जो समय सनी को मिलने के लिए दिया था उससे काफ़ी पहले ही वह होटल हेवन में अपने कैबिन में मौजूद थी। विराट भी वहीं अपने दोनों हाथ बांधे एक जगह पर खड़ा था। मुक्ता थोड़ी सी नर्वस दिखाई दे रही थी। तभी मुक्ता को ख्याल आता है कि उसने सनी को टाइम तो बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि आना कहाँ पर है। मुक्ता अपना फ़ोन उठाकर उस पर सनी को भेजने के लिए एक मैसेज टाइप करती है। इससे पहले कि वह कैबिन की जानकारी सनी को दे पाती, उसके फ़ोन पर सनी का मैसेज फ्लैश होने लगता है, जिसमें उसने टेबल का नंबर भेजा था कि वह किस टेबल पर मिलने वाले हैं। सनी का मैसेज पढ़ते ही मुक्ता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह चाहती तो एक पल में मैसेज करके सनी को कैबिन में आने के लिए कह सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि सनी के लिए अपने ही भाई के होटल में कैबिन बुक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मुक्ता सोचती है कि उसे सनी को कैबिन में आने के लिए नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से शायद सनी उसके बारे में अच्छी राय ना बनाए या फिर सनी असहज महसूस करे। दूसरी तरफ सनी ने जानबूझकर मुक्ता को पब्लिकली मिलने के लिए फोर्स किया था, ताकि वह उससे पब्लिकली बदला ले सके। मुक्ता कुछ देर तक सोचती रहती है और उसके बाद तय करती है कि वह सनी के होटल हेवन पहुंचने के बाद उससे मिलने के लिए उसकी बुक की गई टेबल पर पहुंच जाएगी। मारवा हाउस। प्रीति ने आज जानबूझकर ऐसा आउटफिट सिलेक्ट किया था जिसमें वह कंफर्टेबल रहे। वह किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहती थी। प्रीति ने लाइट पिंक कलर की विदाउट स्लीव कॉलर एक कुर्ती पहनी थी, जिसके गले पर हैवी वर्क किया गया था और कुर्ती का बाकी हिस्सा प्लेन था। इसके साथ लाइट स्काई ब्लू कलर की जैगिंग के साथ दुपट्टा पहन रखा था। खुले बालों में हल्के मेकअप के साथ छोटी सी बिंदी माथे पर लगाई थी। उसकी आंखों के गहरे काजल से उसकी आंखें अधिक गहरी और बड़ी दिखाई दे रही थी। हाई हील की जगह पर आज उसने जूतियां पहनी थी। कट स्लीव होने की वजह से उसकी कुर्ती की फिटिंग लाजवाब लग रही थी, जिसमें उसका फिगर उभर कर आ रहा था। सिंपल लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह जल्दबाजी में अपने बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। वह अतिशीघ्र सनी और ओमकार के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसका ध्यान अपने बालों और ओमकार पर था। वह इतनी शीघ्रता में थी कि कमरे से बाहर निकलकर 2 कदम चलने के बाद ही एक लंबे लड़के से टकरा जाती है। प्रीति के टकराते ही 2 मजबूत हाथ उसे संभाल लेते हैं। इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ, उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, गले लगना है तो यूं ही लग लो, उसके लिए टकराने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हें झिझक महसूस होती है तो मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। यह आवाज़ सनी की थी। सनी की बात पर जहाँ ओमकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वहीं प्रीति उसे झूठे गुस्से वाली नज़रों से घूरती है। फिर प्रीति कहती है,
मुझसे उलझने की जगह होटल हेवन पहुंचने पर फोकस करो। ओमकार और सनी भी सूट बूट ब्लेजर में डैशिंग लग रहे थे। यहाँ से यह तीनों होटल हेवन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही उन तीनों की गाड़ी मारवा हाउस से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंचती है, तभी वहाँ एक गाड़ी लगाकर खड़ा हुआ आदमी फ़ोन पर किसी से कहता है, टारगेट मारवा हाउस से रवाना हो चुका है, याद रहे आंखों के आगे से गायब ना होने पाए। मारवा हाउस से कुछ दूर वेंटी ट्रक में अपने कान पर हेडफोन लगाकर योगेश कहता है, माँ साहेब, प्रीति मारवा हाउस से बाहर निकल चुकी है, क्या हम उसका पीछा करें? दमयंती देवी पूछती है, यह तुम्हारा काम नहीं है, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ गई है? योगेश ने कहा, जी हाँ माँ साहब। इससे पहले कि योगेश आगे कुछ कह पाता, दमयंती देवी कहती है, तुम्हें वहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जगह पर ही बने रहो। योगराज को फ़ोन करो और उसे सब समझा दो। उसके जैसी ना लड़की को पकड़ने के लिए धुरंधरों की ज़रूरत नहीं है, 2-4 आदमी ही काफ़ी होंगे। योगेश माँ साहब की बात सुनकर चुप हो जाता है। उधर दमयंती देवी फ़ोन रख देती है। अब योगेश हर्षिता की तरफ देखता है। वह समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना है। हर्षिता इंटरनेट की मदद से योगराज को कॉल करती है। वहाँ अननोन नंबर से कॉल आने की वजह से योगराज अपना फ़ोन खुद नहीं उठाता और उसे गजेंद्र पाल की तरफ बढ़ा देता है। योगराज का फ़ोन गजेंद्र उठाता है। गजेंद्र पाल कहता है, इस वक्त भैया जी थोड़ा बिजी हैं, मैं उनका सेक्रेटरी गजेंद्र पाल बात कर रहा हूँ, कहिए क्या काम है? उधर से योगेश कहता है, भैया जी से कहो योगेश का फ़ोन है। गजेंद्र पाल फ़ोन योगराज की तरफ बढ़ाते हुए उसे इशारा करता है कि माँ साहब के आदमी का फ़ोन है। योगराज फ़ोन ले लेता है। उधर से योगेश कहता है, भैया जी माँ साहब का आदेश है, तुरंत पूरा करना होगा। इसके बाद वह सारी बात कह सुनाता है। योगराज कहता है, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद वह गजेंद्र पाल को बताता है कि उन्हें क्या काम सौंपा गया है। तभी गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी, मैं अपने 4 आदमी लेकर अभी निकलता हूँ। योगराज उसे रोकते हुए कहता है, योगेश और माँ साहब की बातों पर मत जाओ, अगर वहाँ से जिंदा वापस लौटना चाहते हो तो कम से कम 20 आदमी साथ लेकर जाओ। गजेंद्र पाल हैरानी से कहता है, एक लड़की को पकड़ने के लिए 20 आदमी? अब योगराज अपनी आवाज़ में शक्ति लाते हुए कहता है, पागल मत बनो, तुम्हें वह लड़की दिखाई दे रही है और उसके आसपास जो मारवा की सिक्योरिटी होगी उसका ख्याल तुम्हें नहीं है? मैं किसी भी कीमत पर यह मानने के लिए तैयार नहीं कि मारवा परिवार का कोई भी सदस्य आज की तारीख में अकेला हो सकता है और उसके आसपास सुरक्षा चक्र मौजूद ना हो। गजेंद्र चाहे सुरक्षा चक्र दिखाई दे या ना दे, पर उस चक्र में तेज धार जरूर होगी। मारवा की सिक्योरिटी का नाम सुनते ही उसके दिमाग में वह दिन घूमने लगता है जब उन्होंने माँ साहब के सिपाहियों को हरा दिया था। अब गजेंद्र पाल कहता है, आप सही कहते हैं भैया, कम से कम 25 आदमी साथ लेकर जाऊंगा, कुछ को साथ रखूंगा और बाकी को सावधान रहने के लिए कह दूंगा। जैसे ही गजेंद्र पाल वहां से आगे बढ़ता है, तभी योगराज उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि कहाँ जाना है? गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी मालूम है, होटल हेवन जाना है। योगराज कहता है, तो होटल हेवन के हिसाब से अपने आदमियों का हुलिया ठीक कर लेना। गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। होटल हेवन पहुंचने के बाद प्रीति सिक्योरिटी गार्डों की टीम को रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम वह उनके साथ अंदर ना आए। प्रीति उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहती है, अपना ही होटल है और हम अंदर ही हैं, आप सभी बाहर ही हमारा इंतज़ार करें। अगर हमें किसी भी तरह का खतरा महसूस होगा या आपकी ज़रूरत होगी तो हम तुरंत आपको सूचित कर देंगे। सिक्योरिटी गार्डों को भी प्रीति की बात सही लगती है और वह बाहर ही इंतज़ार करने लगते हैं। प्रीति के एक तरफ शनि और दूसरी तरफ ओमकार चल रहा था। दोनों ही यंग मैन हैंडसम लग रहे थे। ओमकार ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी समस्याओं को झेला था कि वह पहले ही काफ़ी कॉन्फिडेंट था और अब शनि का भी रूप पूरी तरह से बदल चुका था। दिखने में तो वह पहले ही स्मार्ट था, लेकिन अब उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी स्मार्टनेस बढ़ गई थी। प्रीति शनि से कहती है, जो मैंने कहा है उसे याद रखना, इस ब्लूटूथ को एक पल के लिए भी अपने कान से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों तुम्हारी सभी बातों को सुनते रहेंगे और जब सही वक्त होगा तब तुम्हारे पास आ जाएंगे, या फिर जब तुम्हें लगे कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है तो एक इशारा कर देना, हम तुरंत तुम्हारी टेबल पर चले आएंगे। सनी जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और उसके समानांतर एक दूसरी टेबल पर प्रीति और ओमकार बैठ जाते हैं। आज सौम्या की ड्यूटी की टाइमिंग 1:30 बजे ही ख़त्म हो चुकी थी। वह अपने रूम में लौट आई थी। फ्रेश होकर चेंज करने के बाद
जब वह अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकालती है तो उसे देखकर मन ही मन सोचती है आज इसे चार्ज करने का भी वक्त नहीं मिला। फिर चार्ज करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे याद आता है कि वह इसका चार्ज नीचे रिसेप्शन पर ही प्लग में लगा हुआ छोड़कर आ गई है। वह अपना चार्जर लेने के लिए नीचे रिसेप्शन पर पहुंच जाती है। ठीक इसी वक्त उसकी एक सहकर्मी उससे पूछती है, सौम्या क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? प्लीज़ सौम्या। सौम्या उसकी तरफ देखने लगती है। वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अभी यहाँ से हिल नहीं सकती, मेरा भाई बाहर ही खड़ा है। उसका दिमाग बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है। अगर उसे थोड़ी और देर यहाँ खड़ा रहना पड़ा तो वह वापस लौट जाएगा। मम्मी ने मेरे लिए कुछ सामान देकर उसे यहाँ भेजा है, क्या तुम उससे वह ले आओगी? सौम्या मुस्कुराकर प्यार से कहती है, बस इतनी सी बात, तुमने कहा और मैंने मना कर दिया। लो अभी लेकर आती हूँ। तुम उसे मेरी ड्रेस का कलर बता दो और कह दो कि मैं सामान लेने बाहर आ रही हूँ। तब तक सनी, प्रीति और ओमकार तीनों अपनी अपनी टेबल पर पूरी तरह से सेटल हो चुके थे और बेसब्री से मुक्ता का इंतज़ार कर रहे थे। मुक्ता के इंतज़ार में तीनों की निगाहें बीच बीच में इधर से उधर घूम रही थी। सनी ने खुद भी मुक्ता की फ़ोटो देखी थी और ओमकार को भी दिखाई थी, लेकिन इस बारे में प्रीति को कोई जानकारी नहीं थी। ठीक इसी वक्त ओमकार कहता है, देखो वह लड़की सनी की तरफ आ रही है। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब मुक्ता आ गई है। प्रीति भी उसी ओर देखने लगती है। उसे सौम्या आती हुई दिखाई देती है। तभी उसके मुंह से निकल पड़ता है, मतलब मेरा शक सही था, सौम्या ही है। तीनों दोस्त ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ओमकार की बात सुनते ही सनी भी उसी ओर देखने लगता है। इस वक्त सनी के चेहरे पर सामान्य हाव भाव थे। ठीक इसी वक्त सौम्या की नज़र सनी पर पड़ती है। सनी को अपनी तरफ देखते हुए उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे मन ही मन अच्छा भी लगता है, पर तभी उसे कुछ कदम आगे चल रही लड़की सनी के पास रुक जाती है। सनी अपनी जगह से खड़े होकर उसका वेलकम करता है और सीट ऑफ़र करता है। अब सौम्या को ऐसा महसूस होता है कि सनी की निगाह उस पर थी ही नहीं। उसने एक पल के लिए भी सौम्या को नहीं देखा। अब सौम्या को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी और उसकी खूबसूरती की घोर बेइज्जती हुई हो। उसे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जैसे उसके ऊपर किसी ने घड़े भरकर पानी डाल दिया हो। वह अपने कदमों की गति बढ़ाते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। सौम्या बाहर जाने के बाद एक और खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा तमतमाता हुआ, उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी। उसे सनी से कोई लगाव नहीं था, ऐसा इस वजह से बिल्कुल भी नहीं था। इस जलन का मात्र एक कारण था कि उसने ज़्यादा किसी और की खूबसूरती को तवज्जो मिलना। वह अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेती है और लंबी गहरी सांसें लेकर अपने क्रोध को नियंत्रण में लेने का प्रयास करती है। मुक्ता ने आज की मीटिंग के लिए एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, कट स्लीव कुर्ती के साथ लॉन्ग जैकेट और स्ट्रेट लाइन का घेरे वाला प्लाजो, जिसमें न केवल वह बेहद खूबसूरत लग रही थी बल्कि यह कहा जा सकता था कि वह काफ़ी स्टनिंग लग रही थी। सनी भी उसे देखने के बाद कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल गया। मुक्ता एक नॉर्मल हाइट की खूबसूरत लड़की थी। रंग गोरा, लंबे और सीधे रेशम जैसे बाल, गहरी काली आंखें, मुस्कुराते हुए चेहरे पर मोतियों जैसे दांत। सौम्या को एक नज़र देख लेने के बाद प्रीति अपनी आंखें उसके ऊपर से हटा लेती है, फिर नीचे चेहरा करके अपने फ़ोन में देखने लगती है। लेकिन ओमकार की निगाहें अभी भी उन दोनों पर ही थी। ओमकार प्रीति से कहता है, वह दोनों साथ में बैठ गए हैं। फिर एक पल रुक कर धीमी आवाज़ में आगे कहता है, यह मुक्ता पराशर देखने में काफ़ी सुंदर है। इसके चेहरे की मासूमियत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने सनी के साथ ऐसा किया होगा। प्रीति बिना उस ओर देखे ही जवाब देती है, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि उसके चेहरे पर मत जाना। ओमकार कहता है, ओह यस यू आर राइट। प्रीति की यह लाइन सुनकर वहाँ बैठा हुआ सनी भी अपने मन में यही बात कहता है, यस मुझे इसके चेहरे पर नहीं जाना है। मुक्ता सनी से कहती है, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। सनी कहता है, सेम टू यू। लेकिन इसी स्मार्टनेस पर मर मिटने के कारण ही इंसान अपनी इंसल्ट करवाता है। मुक्ता को सनी की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती और साथ ही बड़ी अजीब भी लगती है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देती है। ठीक इसी वक्त अपनी पीठ के पीछे की तरफ की टेबल से प्रीति को एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। इन आवाज़ों को ओमकार भी साफ साफ सुन पा रहा था। वह अपने साथ में बैठी हुई अपनी सहेली सुगंधा से कहती है, ज़रा उस तरफ देखो, वह मुक्ता पराशर ही है ना। तभी कोकिला की बात सुनकर सुगंधा चलती फिरती निगाहों से उस ओर देखती है, फिर वापस अपनी सहेली कोकिला की ओर देखते हुए कहती है, क्या यह आदित्य पराशर की बेटी है? देखने में तो बहुत ही चार्मिंग है। इस पर कोकिला कहती है, मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए पराशर परिवार से बातचीत शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ, बस कोई अच्छा मौका हाथ नहीं आ रहा।
यह सुनकर सुगंधा हंसते हुए मजाक के अंदाज में कहती है, ऐसे कामों के लिए मौक़ों की तलाश नहीं की जाती, बल्कि मौके खुद बनाए जाते हैं। इससे पहले कि यह मौका खुद अपने लिए कोई लड़का ढूंढ ले, तुम अपना बेटा इसके गले में डाल दो। फिर दोबारा से एक नज़र मुक्ता की तरफ देखते हुए कहती है, यह बेहद खूबसूरत है। यदि यह स्वयं अपने लिए लड़का नहीं ढूंढेगी तो पक्का कोई ना कोई लड़का इसे अपने लिए ढूंढ लेगा। उन दोनों महिलाओं की बातें सुनकर ओमकार और प्रीति के कान खड़े हो जाते हैं और उनका ध्यान सनी और मुक्ता पर से हटकर अपने पीछे चल रही बातों पर लग जाता है। कुछ रुककर सुगंधा फिर से बोलना शुरू करती है, यह पराशर टेक्सटाइल की अकेली वारिस है। मैंने सुना है कि यह एक अच्छी डिज़ाइनर भी है। वैसे इनका भरा पूरा परिवार है, चाचा ताऊ उनके बच्चे सब मिलकर रहते हैं, लेकिन पूरा पराशर टेक्सटाइल आदित्य पराशर ने अपने दम पर खड़ा किया है और सब कुछ उसी के नाम पर है। जिसकी भी शादी इस मुक्ता से होगी, समझ लो कि उस पर घर बैठे बिठाए ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई हैं। यह सब सुनकर प्रीति का दिमाग चकराने लगता है। अब वह अपनी निगाहें उठाकर सनी की ओर देखती हैं और उसके बाद उसके सामने बैठी हुई लड़की की तरफ। लड़की का चेहरा देखकर वह दंग रह जाती है। वह लड़की सौम्या नहीं थी। अब प्रीति मन ही मन सोचती है, कहीं सनी कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, कहीं एक अच्छी लड़की हम सभी की बेवकूफ़ियों के चलते हाथ से ना निकल जाए, सनी उससे कुछ ऐसा ना बोल दे जो उसे नहीं बोलना चाहिए। यह सब सुनकर ओमकार का भी दिमाग घूम रहा था। उसे मन ही मन ख्याल आता है, क्या यह वही लड़की है जिसके लिए मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी जहन कर रखी है। यह लोग एक नहीं बल्कि 4-4 जिंदगियां खराब करना चाहते हैं। कोई उस लड़की से भी तो पूछे कि उसे किससे शादी करनी है। मेरे माँ बाप की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, पर क्या इस लड़की के माँ बाप भी ऐसे ही हैं? तभी दूसरे ही पल उसके मन में खुशी के फव्वारे उठने लगते हैं। अगर यह वही लड़की है और शनि पर मरती है तो समझो मेरी ज़िंदगी की सारी समस्या ही हल है। क्या यह कोई इंसिडेंट है? तभी उन दोनों को अपने पीछे से दोबारा से आवाज़ आती है। कोकिला कहती है, कहीं यह वही लड़की तो नहीं जिसे मुक्ता ने अपने लिए ढूंढा हो। इस पर सुगंधा कहती है, बी पॉजिटिव, यह भी तो हो सकता है कि वह सिर्फ उसका दोस्त हो या फिर किसी बिजनेस डील के लिए कोई लंच मीटिंग हो। अब ओमकार और प्रीति अपना ध्यान ब्लूटूथ पर ले जाते हैं, जिसमें से सनी और मुक्ता के बीच चल रही बातें सुनाई देती हैं। सनी मुक्ता से कहता है, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें दूसरों के इमोशंस की बिल्कुल कदर ना हो। मुक्ता मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन हमें आपकी भावनाओं का पूरा ध्यान है। आपके दोस्त जो वहाँ टेबल पर बैठे हैं उन्हें आप यहीं बुला लीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। मुक्ता सनी का पूरा बैकग्राउंड चेक करने के साथ साथ उसके फ्रेंड की शक्ल को भी अच्छी तरह चेक कर चुकी थी। इसके अलावा उन दो दोस्तों के बारे में मुक्ता की उत्सुकता और भी अधिक थी जो उस दिन सनी के साथ होटल हेवन में मौजूद थे। इसलिए मुक्ता न सिर्फ आवाज़ से बल्कि चेहरों से भी ओमकार और प्रीति को पहचानती थी। सनी और मुक्ता की बातें सुनकर प्रीति और ओमकार एक दूसरे की ओर देखते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करके अपना अपना ब्लूटूथ कानों से निकालते हुए उठ खड़े होते हैं और सीधा शनि और मुक्ता के पास पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि शनि आगे कुछ और कह पाता, प्रीति कहती है, हेलो मुक्ता, आई एम प्रीति। ऐसा कहकर मुक्ता की तरफ हाथ बढ़ा देती है। मुक्ता अपनी जगह से खड़ी होती है और प्रीति से हाथ मिलाते हुए कहती है, हम आपको पहले से ही जानते हैं। फिर ओमकार की तरफ देखते हुए हेलो ओमकार जी कह देती है। अब सनी भी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। तब प्रीति कहती है, वी आर रियली सॉरी मुक्ता। मुक्ता बस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, उसी की वजह से अब वह आगे क्या बोले यह प्रीति को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी बात को संभालते हुए कहता है, एक्चुअली हमें लगा था कि हमारी कोई पुरानी फ्रेंड अपना नाम मुक्ता बताकर सनी के साथ प्रैंक कर रही है। बोलने के बहाव में वह आगे कहा जाता है, वह एक्चुअली एक एक्सीडेंट में सनी के साथ फिर बोलते बोलते चुप हो जाता है। अब उसे लगता है कि यह अभी बताने लायक बात नहीं है। तभी मुक्ता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हम जानते हैं कि उस एक्सीडेंट में सनी जी के साथ क्या हुआ है। आप दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम समझ सकते हैं। यह सुनकर प्रीति और ओमकार दोनों के ही चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है। दोनों ही बेहद तसल्ली महसूस करते हैं। ठीक इसी वक्त सनी प्रीति और ओमकार की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाकर आंखों ही आंखों में सवाल पूछता है, क्या यह वही लड़की नहीं है? प्रीति और ओमकार दोनों ही मासूम सी सूरत बनाकर एक साथ अपनी गर्दन नहीं में हिला देते हैं। अब सनी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसे एम्बारसमेंट फील होने लगती है। उसने ना जाने मुक्ता को बिना वजह क्या क्या सुना दिया था। उसे यह सोचकर झिझक महसूस होने लगती है कि मुक्ता उसके बारे में क्या सोच रही होगी।
अब सनी मुक्ता की तरफ देखता है। मुक्ता मुस्कुराते हुए सनी की तरफ देख रही थी। फिर वह चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। तभी मुक्ता कहती है, अच्छा हुआ यह कन्फ्यूज़न दूर हो गई। तभी हमें सनी जी की बातों के मतलब समझ नहीं आ रहे थे। फिर मुक्ता सवाल भरी निगाहों से प्रीति की तरफ देखकर कहती है, पर यह कन्फ्यूज़न दूर कैसे हुई? प्रीति जवाब देती है, तुम्हारी मार्केट में डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। फिर मुस्कुराकर अपनी आंखों से इशारा करते हुए आगे कहती है, वह आंटी जी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए सपने देख रही हैं। बस उन्हीं की बातों से हमें पता चला कि तुम सच में ही आदित्य पाराशर की बेटी मुक्ता पाराशर हो। हमारे साथ किसी तरह का खेल नहीं खेल रही हो। तभी ओमकार बड़बड़ाते हुए कहता है, सिर्फ वही नहीं, और भी हैं कुछ लोग जिन्हें मुक्ता को अपनी बहू बनाना है। प्रीति, मुक्ता और सनी तीनों ओमकार की तरफ देखते हैं। ओमकार मुस्कुरा देता है और कहता है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तभी सनी कहता है, आई एम सो सॉरी मुक्ता। मुक्ता जवाब देती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी जगह हम होते तो शायद यही करते। इससे पहले कि वह चारों वहीं बैठ जाते, उससे पहले ही मुक्ता कहती है, मैंने आज की मीटिंग के लिए कैबिन बुक किया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हम वहाँ चल सकते हैं। वहाँ हम सभी खुलकर बातें कर सकेंगे। प्रीति कहती है, तुम लोग अपनी हेल्दी टाइम स्पेंड करो, हम लोग तुम्हें बाद में आकर मिलते हैं। तभी मुक्ता प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे आप लोगों के साथ होने से अच्छा लगेगा। आप सब साथ होंगे तो हमारी दोस्ती का रिश्ता और मजबूत हो सकेगा। और हर रिश्ते की नींव दोस्ती पर ही टिकी होती है। जितनी मजबूत दोस्ती उतना मजबूत रिश्ता। फिर एक सेकंड रुक कर तीनों की तरफ देख कर कहती है, क्या आप लोगों के ग्रुप में हमें भी जगह मिल सकती है? अभी कुछ देर पहले जिस मुक्ता की हर बात सनी को उल्टी जान पड़ रही थी, अब उसी मुक्ता का बोला हुआ हर शब्द उसे फूलों जैसा लग रहा था। सनी, प्रीति, ओमकार एक दूसरे की आंखों की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, ठीक है, हम सभी मुक्ता के साथ चलते हैं। जैसे ही वह मुक्ता के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, ठीक उसी वक्त प्रीति की अपनी आंख में तेज चुभन महसूस होती है। प्रीति अपनी आंख पर हाथ रख लेती है और चुभन की वजह से उसकी आंख से पानी आने लगता है। ओमकार प्रीति को इस तरह देखकर परेशान हो उठता है। क्या हुआ प्रीति? प्रीति जवाब देते हुए कहती है, शायद आंख में कुछ गिर गया है, या फिर मेरी ही पलक आंखों में चली गई है। तुम लोग चलो, मैं वॉशरूम यहाँ पास में ही है, मैं अपनी आंख साफ करके आती हूँ। ओमकार कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रीति मजाक करते हुए जवाब देती है, तुम लेडीज़ वॉशरूम में अंदर नहीं जा पाओगे, इसलिए इन दोनों के साथ जाओ। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, जल्दी ही वहीं आ जाऊँगी। ऐसा कहकर प्रीति बिना रुके वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। प्रीति के जाने के बाद वह तीनों कैबिन की तरफ चल पड़ते हैं। उधर गुलेरिया हाउस में आकाश के लिए ज़्यादा देर बैठना या ज़्यादा देर बोलना एक मुश्किल काम था, लेकिन एक या दो वाक्य में उसने बात करना शुरू कर दिया था। पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण वह अभी भी मेडिकल रूम में ही रह रहा था। श्रेया अपनी बेटी पिंकी के साथ धीमे धीमे कदमों से चलते हुए आकाश से मिलने उसके पास पहुंच जाती है। श्रेया जब भी आकाश से मिलने जाती थी, जल्दी ही वहां से लौट पड़ती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आकाश उससे बात करने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करे। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि अभी आकाश को बातचीत करने में काफ़ी परेशानी होती है। वह चाहती थी कि आकाश पूरी तरह से आराम ले और जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। उसके बाद वह सभी एक बार फिर से अपनी सामान्य ज़िंदगियों को जी सकें। इन सबसे भी बड़ी बात श्रेया की ख्वाहिश थी कि जब उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दुनिया में आए तो सबसे पहले अपने पिता की गोद में जाए। श्रेया को देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे लेटे रहने के लिए कह देती है। पिंकी अपने हाथ में कुछ सर्टिफिकेट और मेडल लेकर आई थी, जिन्हें वह अपने पापा को दिखाना चाहती थी। पिंकी आकाश के बेड पर चढ़ जाती है और उसके पास जाकर उन सर्टिफिकेट्स को दिखाते हुए कहती है, यह देखिए डैडी, डांस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। फिर दूसरा सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, यह मुझे एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए मिला है। फिर अगला सर्टिफिकेट आगे करके कहती है, यह मुझे पेंटिंग के लिए मिला है। इसके बाद पिंकी मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखने लगती है। पिंकी का छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आकाश का दिल पिघल जाता है। वह अपना हाथ उठाता है और पिंकी के सिर पर रख देता है। उसके चेहरे पर हाथ घुमाकर कहता है, वेल डन पिंकी बेटा, आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहो। श्रेया कहती है, चलो पिंकी, अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हों तो अब अपने डैडी से बाद में मिल लेना।
जैसे ही श्रेया और पिंकी उठकर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी आकाश अपनी पूरी ताकत लगाकर कहता है, श्रेया मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। श्रेया यह सुनकर 2 कदम वापस आती है और आकाश से कहती है, हम कोई भी बात तभी करेंगे जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। फिर एक पल रुक कर उसे समझाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चे भी एकदम ठीक हैं और तुम भी ठीक हो रहे हो। इसके अलावा कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है जिसे अभी किया जाए। अब एकदम चुप होकर आराम करो, अभी डॉक्टर ने तुम्हें बातें करने के लिए मना किया है। इसके बाद आकाश के हाथ पर अपना हाथ रखती है और फिर मुड़कर वहाँ से चली जाती है। आकाश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहा था। वह श्रेया को सब कुछ बता देना चाहता था कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन इस वक्त ना तो उसका शरीर साथ दे रहा था और ना ही श्रेया। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह निकलते हैं। मारवा कंपनी हेड ऑफिस चिराग मेहता कंपनी के अपर फ्लोर के मीटिंग हॉल में मौजूद था। वह सामने स्टेज पर खड़ा था और उसके सामने हाथ बांधे बॉडीगार्ड की वेशभूषा में कुछ लोग खड़े थे। काली पैंट, काली शर्ट, काले जूते, काले गोगल्स में सभी कमांडो एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे थे। चिराग कहता है, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है, काम हुआ है नहीं? उनमें से एक कमांडो बोलना शुरू करता है, काम हो गया है सर, हमने पता लगा लिया है कि वह कौन सा परिवार है। उस खानदान के हर व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली है, कब कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। अन्य सभी सूचनाएं जो आपने मांगी थी वह सभी इस पेन ड्राइव में मौजूद हैं। ऐसा कहकर वह एक पेन ड्राइव चिराग की तरफ बढ़ा देता है। चिराग कहता है, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। उनके जाने के बाद चिराग उस पेन ड्राइव को अपने टैब पर एक्सेस करता है। इस पेन ड्राइव में आदित्य पराशर की फ़ोटो से लेकर उसके बिजनेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। इसके अलावा पराशर परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो के साथ उनके बारे में सभी विस्तार से मौजूद था और अंत में सबसे ज़रूरी मुक्ता पराशर की भी पूरी कुंडली इसमें मौजूद थी। सब कुछ ठीक तरीके से देख लेने के बाद चिराग मन ही मन कहता है, देखने से तो एक भला परिवार लग रहा है, फिर यह अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ क्यों बांधना चाहते हैं जो किसी और से प्यार करता है? फिर चिराग मन ही मन कहता है, यह सब वहाँ पहुँचने के बाद पता चल जाएगा। चिराग का काम करने का अपना स्टाइल था। वह पहले आराम से समझाता था और जब सामने वाला बात ना माने तो हड्डियाँ तोड़ने से लेकर जान लेने तक वह किसी चीज़ में बिल्कुल नहीं चूकता था। इससे भी ज़रूरी बात यह थी कि उसका हर काम रोहित मारवा या फिर द किंग के लिए ही होता था। जैसे ही चिराग मेहता मारवा कंपनी से आदित्य पराशर से मिलने के लिए निकलने लगता है, ठीक उसी वक्त उसे कोई ज़रूरी काम आ जाता है। उसकी असिस्टेंट कहती है, सर आपने जिस फॉरेन डेलीगेट को मिलने के लिए बुलाया था वह सभी पहुंच चुके हैं और मीटिंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त रोहित मारवा ऑफिस में मौजूद नहीं था, इसलिए यह और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि चिराग खुद इस मीटिंग को होस्ट करें। होटल हेवन। प्रीति अपनी आँख का पानी धोने के बाद सामान्य महसूस करती है। जब उसकी आँख में चुभन बंद हो जाती है तो वह अपने चेहरे को ठीक करके टचअप देने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है। फिर मुक्ता के बुक किए गए पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। यह कैबिन 18वें फ्लोर पर था। होटल हेवन में जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते जाओ वैसे वैसे वहाँ पर या तो बड़े बड़े हॉल थे या फिर पर्सनल कैबिन, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ भाड़ ना के ही बराबर होती थी। प्रीति लिफ्ट के अंदर जाती है और जैसे ही 18वें फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाती है तभी लगभग 7 से 8 आदमी उसके साथ लिफ्ट में अंदर आ जाते हैं। उन सभी ने लगभग एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पार्टी या मीटिंग को अटेंड करने के लिए ड्रेस कोड रखा गया हो। जैसे ही लिफ्ट चलना शुरू करती है, एक आदमी प्रीति के पीछे पिस्टल लगा देता है और कहता है, जरा भी होशियारी दिखाई तो सारी गोलियां यहीं तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। प्रीति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। इस वक्त लिफ्ट के अंदर हाथ पैर चलाने का भी स्पेस नहीं था, इसलिए वह लिफ्ट के खुलने का इंतजार करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह आदमी प्रीति को हल्के से पिस्टल के धक्के से आगे बढ़ने का इशारा करता है। वह सभी भी उसके साथ साथ बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही प्रीति की निगाह सामने पड़ती है तो सामने भी कुछ इसी तरह के लोग नज़र आते हैं जिन्होंने लगभग एक ही जैसे कपड़े पहने थे, पर उनके कपड़े प्रीति के पीछे खड़े हुए आदमियों के कपड़ों से अलग थे। वह सभी दौड़ते हुए एक साथ प्रीति के ऊपर टूट पड़ते हैं। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, प्रीति के पीछे खड़े सारे आदमी उन सामने से दौड़कर आते हुए आदमियों से जाकर भिड़ जाते हैं। वह आदमी जिसने प्रीति के पीछे पिस्टल लगाई थी वह अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा था। जब प्रीति ने देखा कि बाकी सभी लोग लड़ने में बिजी हैं, तब उसने एक तेज दांव खेला और उस आदमी के हाथ से पिस्तौल अपने हाथ में ले ली।
अपने पैरों से उसके पैरों पर वार करते हुए उसने ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद अपने दाएं हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ के उस आदमी को उल्टा कर देती है और उसी हाथ को पीछे की तरफ कस के मोड़ कर उसकी रीढ़ की हड्डी पर अपना घुटना रख देती है। फिर पिस्तौल उसके सिर पर लगा देती है और पूछती है, किसने भेजा है तुम्हें? जब वह आदमी कुछ नहीं बोलता तो उसका हाथ भी कस के मोड़ते हुए चिल्लाकर पूछती है, बोलते हुए इसकी सारी गोलियां तुम्हारे सिर में उतार दूं? वह आदमी बोलता है, बताता हूँ, गोली मत चलाना। हमें शकुंतला देवी और श्रवण गुलेरिया ने तुम्हें डराने के लिए भेजा था और कहा था कि अगर तुम प्यार से ना मानो तो तुम्हें जान से मार दिया जाए। प्रीति अपने घुटने से और भी ज़्यादा दबाव बनाते हुए पूछती है, पूरी बात बताओ, उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी है और उन्हें मुझसे कौन सी बात मनवानी है? अब वह दर्द से छटपटाते हुए बोलता है, उनका बेटा ओमकार, वह चाहते हैं कि तुम उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। प्रीति उस आदमी को छोड़कर खड़ी हो जाती है और अपने पैर से जोर से वार करते हुए उसे दूर फेंक देती है। जैसे ही प्रीति वहाँ से जाने लगती है तभी लड़ते हुए आदमियों में से एक चिल्लाता है, अरे उसे पकड़ो, कोई देखो, वह भाग रही है। इतनी देर में प्रीति उन सभी की आंखों के सामने से छूमंतर हो जाती है। उस आदमी की बात सुनते ही आपस में लड़ रहे सभी आदमी लड़ना बंद कर देते हैं। दूसरी टीम का आदमी कहता है, मतलब तुम उसे बचा नहीं रहे थे? पहली टीम का आदमी जवाब देता है, हम तो उसे पकड़ने आए थे। अब एक तीसरा व्यक्ति बोलता है, इस लड़की ने कितने दुश्मन बनाए हैं कि दुश्मन ही आपस में लड़ मरे और वह बचकर भाग गई। बात बिल्कुल सही थी। अनिका के सभी कामों का श्रेय प्रीति के सिर पड़ा था, तो मुसीबतें भी तो उसी के सिर पर आनी थी। प्रीति दौड़ते हुए दुश्मनों की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फिर ओमकार शनि के पास मुक्ता के कैबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर कैबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। बिना इधर उधर देखे वह जाकर उन चारों के पास बैठ जाती है। ओमकार पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रीति जवाब देती है, हम लोगों का ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना सेफ नहीं, हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। सनी कहता है, क्या मतलब? प्रीति जवाब देती है, वह मैं मारवा हाउस पहुँचने के बाद बताऊँगी। ठीक इसी वक्त उसे कोने से एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ विराट चाचा की थी। उन्होंने कहा, बच्चों बेफिक्र होकर एंजॉय करो, मेरे होते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा कहकर वह कैबिन से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। प्रीति हैरानी से उनकी तरफ देखती है और सिर्फ देखती ही रह जाती है। मुक्ता उसके चेहरे की हैरानी देखकर जवाब देती है, यह विराट चाचा हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड। यह अकेले ही 10-15 पर भारी हैं। यह सुनते ही प्रीति को ख्याल आता है कि सिक्योरिटी गार्ड तो उनके साथ भी हैं। इससे पहले कि प्रीति उन्हें फ़ोन करती, वह सब भी इस कैबिन के बाहर आ पहुँचते हैं। प्रीति के फ़ोन पर सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आती है। प्रीति फ़ोन उठाती है तो वह कहता है, मैडम आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी आपके कैबिन के बाहर ही मौजूद हैं। वह योगराज के भेजे हुए आदमी थे। प्रीति ठीक है कहकर फ़ोन रख देती है। उनमें से हेड सिक्योरिटी गार्ड विराट को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हम मारवा परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। विराट बदले में अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद वह सब भी विराट के साथ बाहर ही खड़े हो जाते हैं। मारवा और गुलेरिया परिवार के सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त उन चारों के आसपास ही थे। इससे पहले कि वह प्रीति की मदद के लिए आगे आते, उन गुंडों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। योगराज और शकुंतला के भेजे हुए आदमियों के आपस में लड़ना शुरू करने के बाद दोनों परिवार के सिक्योरिटी गार्ड ने सामने आना जरूरी नहीं समझा। सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन के बाहर आ जाने की वजह से प्रीति लंबी राहत की सांस लेती है। 8-10 लोगों से निपटना प्रीति के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही वहां से बच निकलना कोई मुश्किल काम था। लेकिन अभी वह अकेली नहीं थी, उसके साथ सनी और ओमकार के साथ साथ मुक्ता भी थी, जिनकी सुरक्षा अति आवश्यक थी। इसके अलावा अनिका ने सख्त निर्देश दिए थे, जब तक जरूरी ना हो लोगों को यह पता ना चल पाए कि तुम लड़ सकती हो। अनिका ने प्रीति को यह निर्देश इसलिए दिए थे क्योंकि अगर दुश्मन को प्रीति की ताकत का पता होगा तो वह उससे ज़्यादा ताकत के साथ हमला करेगा और अचानक हुए उस हमले में प्रीति अपना बचाव नहीं कर पाएगी। अनिका किसी भी तरह प्रीति की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि दुश्मन की ताकत के आगे प्रीति कुछ भी नहीं है। मीटिंग पैलेस ग्रेटर नोएडा प्रीति पर हुए हमले की खबर अब तक अनिका और रोहित के पास भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनिका मैसेज देखती है वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और मुठ्ठियां भींच लेती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए कदम उठाती है तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार से कहता है, शांत हो जाओ,
शांत हो जाओ अनिका, प्रीति बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। इस वक्त हम उनसे काफ़ी दूर हैं। कुछ पलों तक अनिका इसी तरह खड़ी रहती है और उसके बाद वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। तब रोहित कहता है, प्रीति उनके किसी काम की नहीं, फिर भी इस तरह का हमला इसलिए किया गया है ताकि तुम अपना आपा खो बैठो। पहले श्रेया और अब प्रीति, और आगे भी इसी तरह हमारे अपनों पर वार किए जाएंगे, लेकिन इस तरह गुस्से से तुम अपना खुद का बनाया हुआ खेल नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर रोहित अनिका की तरफ पानी बढ़ा देता है। अनिका एक घूंट में सारा पानी पी जाती है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लेती है और सिर को पीछे करके चेहरे को आसमान की तरफ उठा देती है। जब अनिका थोड़ी शांत हो जाती है तब रोहित कहता है, तुम परेशान मत हो, वहाँ मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों की सिक्योरिटी मौजूद है। मारवा परिवार की सिक्योरिटी दिखाई देती है और गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी छिपी रहकर सुरक्षा देती है। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में किसी तरह का संदेह है तो मैं चिराग को फ़ोन कर देता हूँ। अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब्दुल्ला अपने काम को अच्छी तरह से करना जानता है, अब तक उसे भी खबर मिल चुकी होगी। अनिका की बात पर रोहित बदले में मुस्कुराकर सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है। मुझे अभी जानना है कि वह लोग कौन हैं जिन्होंने प्रीति पर हमला किया है। जो हम सोच रहे हैं वही हैं या फिर कोई और हैं। अनिका अपनी जगह से उठकर एक और चली जाती है और प्रीति के फ़ोन पर कॉल करती है। तुम लोग ठीक हो? प्रीति जवाब देती है, हाँ अनिका दी, हम चारों ठीक हैं। अनिका हैरानी से पूछती है, चारों? अब प्रीति बात को संभालते हुए कहती है, मैं, ओमकार, सनी और हमारी एक और फ्रेंड भी हमारे साथ है। अनिका समझ जाती है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उसे नहीं पता। अनिका कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। मल्होत्रा हाउस। अंजलि श्वेता से कहती है, इस तरह घर में छिप कर बैठने से क्या होगा? इसे तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिल जाएगा? तुम लक्ष्य को फ़ोन नहीं उठा रही हो, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो। अगर वह तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया तब क्या करोगी? श्वेता अपनी लाल लाल आँखों से अंजलि की तरफ देखने लगती है और फिर खुद सोचने के बाद अपना फ़ोन अंजलि के हाथ में रखते हुए कहती है, उसे कह देना कि मैं फ़ोन घर पर ही छोड़ कर गई हूँ। मैं फार्मेसी में किसी नए एक्सपेरिमेंट में बिजी हूँ और कई दिनों तक यूं ही बिजी रहने वाली हूँ। ठीक इसी वक्त उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों माँ बेटी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ लक्ष्य खड़ा था। घर में आने के बाद जब लक्ष्य को कहीं भी अंजलि दिखाई नहीं दी तो उसने नौकर से पूछा, अंजलि आंटी कहाँ है? तो उसने कहा, श्वेता मैडम के कमरे में। उसने पूछा, श्वेता मैडम का कमरा कहाँ है? तो नौकर ने श्वेता के कमरे की तरफ हाथ कर दिया। लक्ष्य बिना कुछ कहे सुने सीधा श्वेता के कमरे की तरफ चला आया। उन दोनों की बातें सुनकर लक्ष्य कहता है, आई एम सॉरी खूबसूरत लेडीज़, इस तरह बिना इजाज़त कमरे के अंदर चले आना बैड मैनर्स हैं, लेकिन मेरे पास यह गलत काम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ऐसा कहकर वह कमरे के अंदर आ जाता है और अंजलि की तरफ देखते हुए कहता है, नमस्ते आंटी जी, क्या मैं बैठ जाऊं? अंजलि सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। लक्ष्य मुस्कुराकर वहाँ रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको यह बहाना सुन लिया है, इसलिए अब आपको कोई नया बहाना बनाना होगा। श्वेता लक्ष्य की तरफ देखती है और फिर नज़रें झुका लेती है, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं कहती। अंजलि सोचती है कि अगर यह दोनों आपस में बातें करेंगे तो अपनी समस्या का कोई हल निकाल पाएंगे, इसलिए वह यह कहकर वहाँ से उठ खड़ी होती है। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ नाश्ते का इंतज़ाम कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखने लगता है। श्वेता अपनी गोद में एक तकिया रखकर नीचे चेहरा करके उसे खरोंचने लगती है। लक्ष्य चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, क्या यह बेचारा तकिया मेरे हिस्से की तकलीफ़ अपने ऊपर झेल रहा है? श्वेता अभी भी कुछ नहीं कहती और ना ही अपना चेहरा ऊपर करती है। लक्ष्य आगे कहता है, मेरे गुनाह की सज़ा इस बेकसूर को क्यों दे रही हो? फिर अपना हाथ श्वेता के तकिए पर रख देता है और कहता है, मेरा गुस्सा मुझ पर निकाल लो। आप जितना भी नोचना चाहें मेरे हाथ पर नोच सकती हैं, मैं ज़रा भी आवाज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल आपके तकिए की तरह। अब तक अंजलि कई बार कोशिश कर चुकी थी कि वह अनिका से बात कर पाए, लेकिन मीटिंग के चलने की वजह से अनिका अंजलि से ना कोई बात कर पाई थी, ना ही उसके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई कर पाई थी। जब लक्ष्य की सभी कोशिशों के बाद भी श्वेता कुछ नहीं कहती, तब लक्ष्य कहता है, अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप नाराज़ क्यों हैं?
क्या उस दिन की बात पर नाराज़ हैं? मैंने सॉरी कहा था, फिर से कह देता हूँ। लक्ष्य अपने दोनों कान पकड़ लेता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी जिसे गलती में गिना जाए, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जब लक्ष्य अपने कान पकड़ता है तो श्वेता झट से उसके हाथ पकड़ लेती है और उन्हें नीचे कर देती है। फिर कहती है, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है। आप खुद को परेशान ना करें, बस मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं सोच समझ कर अपना निर्णय ले सकूँ। मेरी वजह से आपको जो परेशानी हो रही है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। आप बेहद अच्छे हैं, पर मैं आपकी बराबर अच्छी नहीं हूँ। मैं अपना कोई भी निर्णय अपने आने वाले कल को ध्यान में रखकर ही लूँगी। यूँ तो लक्ष्य पहले से ही जानता था कि समस्या क्या है, लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। और उससे भी महत्व की बात यह थी कि वह श्वेता को कष्ट में नहीं देख सकता था, इसलिए उसका हाल चाल लेने और उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ चला आया था। अब लक्ष्य कहता है, आपका जो भी निर्णय होगा वह मुझे स्वीकार होगा। मैं एक बार भी यह नहीं पूछूंगा कि आपने जो भी निर्णय लिया है वह किस आधार पर लिया, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा, वही होगा जो आप चाहेंगी। लेकिन खुद को तकलीफ़ देना बंद कीजिए। जो निर्णय आपको कल लेना है उसका सुख या दुख आने वाले कल में ही भुगत लीजिएगा। आज से ही खुद को दुखी करने की क्या ज़रूरत है। लक्ष्य अपने फ़ोन में एक मैसेज खोलता है और उसके बाद स्क्रीन को श्वेता की तरफ आगे करके दिखाते हुए कहता है, मुझे डॉक्टर राजश्री का मैसेज आया है। वह चाहती हैं कि मैं कल से ही सीटिंग लेना शुरू कर दूं। इसके लिए मुझे कल दोपहर लाइफ हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनते ही श्वेता की आंखें चमक उठती हैं और वह झट से कहती है, यह तो अच्छी बात है। अगर आपका पैर ठीक हो सकता है तो आपको वहां जाना चाहिए। लक्ष्य कहता है, मैं लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि आप चाहती थी कि मैं वहाँ से ट्रीटमेंट लूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ तो कल ठीक टाइम पर तैयार रहना, मैं आपको लेने आऊँगा। श्वेता झट से जवाब देती है, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी। लक्ष्य कहता है, तो ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, मैं भी नहीं जा पाऊँगा। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? लक्ष्य अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, यह बड़ी ही अजीब बात हो गई। हालत मेरे पैर की ख़राब है और आप कह रही हैं कि आपको आपकी हालत पर नहीं छोड़ रहा। उल्टा मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे इस पैर को इसकी हालत पर क्यों छोड़ना चाहती हैं? फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए और एक हाथ से चोट वाली जगह पर इशारा करते हुए कहता है, अगर यह ठीक हो सकता है तो आपको इस बेचारे पर रहम खाना चाहिए। इस वक्त श्वेता के चेहरे पर लाचारी और बेबसी दिखाई दे रही थी। लक्ष्य कहता है, जब तक आपसे दूर था तब तक ज़िंदगी में सुकून था, जब से आपके पास हूँ तब से सुकून के साथ खुशी भी हासिल है। अब मूल के साथ ब्याज को छोड़ना कौन पसंद करता है? कम से कम लक्ष्य इस मामले में तो ऐसा नहीं करने वाला है। आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए, कल दोपहर तक सोचिए, मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। फिर एक बार फिर से अपनी निगाहें पैर की तरफ करते हुए कहता है, मेरा बेचारा पैर ऐसा कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और रूम से बाहर जाने लगता है। दरवाजे तक जाकर एक बार फिर से रुक जाता है और मुड़कर श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, आने वाले कल के लिए आज को जीना नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। फौजी हूँ इसलिए हर पल जीने में विश्वास रखता हूँ। फिर मुस्कुराकर कहता है, इसलिए आपको भी यही सलाह देता हूँ। ठीक इसी वक्त अंजलि वहाँ जाती है। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, लक्ष्य कहता है, आंटी जी अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। कल अगर श्वेता जी मेरे साथ आएंगी तो पक्का आपके हाथ का नाश्ता करूँगा। लक्ष्य को श्वेता की आदत हो गई थी। आदत किसी भी चीज़ की हो, एक बार लग जाने के बाद नियमित रूप से पूरी ना हो तो बहुत तकलीफ देह होती है। बस कुछ ऐसा ही हाल था। इस वक्त लक्ष्य का श्वेता से बिना मिले, बिना बात किए, बिना चेहरा देखे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा सा था। लक्ष्य वहाँ से चला जाता है और उसे कहती है, देखो बेटा, तुम बेहद समझदार हो, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी के अनुभव से एक बात कह रही हूँ, अगर ज़िंदगी में सुख लिखा है तो वह मिलकर रहेगा, और अगर दुख मिलना है तो वह तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। तुम उनसे भाग नहीं सकती। हाँ, लेकिन सुख और दुख को जीना कैसे है, तुम्हारे इस अंदाज के आधार पर अपनी ज़िंदगी के मायने ज़रूर बदल सकती हो। फिर प्यार से श्वेता के सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम कल को आने वाले कल पर ही छोड़ क्यों नहीं देती? जो होना होगा सो होकर रहेगा। कल की चिंता में अपना आज मत बिगाड़ो। बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।
प्रीति, ओमकार, सनी और मुक्ता चारों ने साथ में बैठकर खूब बातें की। हंसी मजाक के फुहारों में वह सभी लोटपोट हो रहे थे, लेकिन प्रीति की आंखों में एक अजीब सी उदासी को देखकर ओमकार आसानी से देखकर कह सकता था, लेकिन वहाँ कुछ भी पूछना उसे उचित नहीं लगा। सनी ने उन सभी बातों का स्पष्टीकरण देकर मुक्ता से माफ़ी मांग ली थी। जो बातचीत उनके और मुक्ता के बीच फ़ोन पर मैसेज के जरिए हुई थी, उसके अलावा होटल हेवन में टेबल पर बैठने के बाद जो भी ऊट पटांग बातें सनी ने मुक्ता से कही थी, उसके लिए भी सनी ने अपोलोजाइज़ कर लिया था। मुक्ता उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो किसी के बारे में भी अपनी राय सिर्फ एक बार में कायम कर लेते हैं। मुक्ता ने हंसकर उन सभी बातों को पहले ही इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर भी सनी के स्पष्टीकरण देने के बाद माफ़ी मांग लेने से मुक्ता के दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। आज का दिन मुक्ता के लिए बेहद खुशनुमा था। दोपहर से शाम हो चुकी थी। अब सभी वहाँ से चलने के लिए उठ खड़े होते हैं। प्रीति और ओमकार आगे आगे चल रहे थे। मुक्ता और सनी बातें करते हुए उनसे 2 कदम पीछे वह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मुक्ता सनी से पूछती है, क्या इस बार फिर से हमें आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी? सनी मुस्कुराकर मुक्ता से कहता है, मुक्ता, मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम जब भी कहोगी हम मिल लेंगे। वैसे भी मैं उतना बिजी नहीं हूँ जितना कि मुक्ता पराशर। जब वह मुझ जैसे नाचीज़ के लिए वक्त निकाल सकती हैं, तब मैं तो वक्त निकाल ही लूँगा। दूसरा, मुझे नई यादों के लिए नए दोस्त बनाने होंगे। आपके जैसा हाथ खुद आगे से चलकर आए तो फिर बात ही क्या है। सनी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुक्ता की तारीफ की थी। मुक्ता मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। सनी आगे कहता है, मैं अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ। आई होप जल्दी ही कुछ अच्छा कर लूँ। अब मुक्ता सनी की आंखों में देखकर कहती है, जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो राहें अपने आप खुल जाती हैं। प्रयासों का फल हमारी अपेक्षाओं जितना ना भी हो, लेकिन मीठा ज़रूर होता है। इसी तरह से बातें करते हुए वे चारों पार्किंग तक पहुंच जाते हैं, किंतु इस बार वह जिस तरह आते हुए अकेले थे, उस तरह जाते हुए अकेले नहीं थे। अब वह चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरे हुए थे। अब्दुल्ला रोहित मारवा का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था। वह हर वक्त साय की तरह उसके साथ रहता था। रोहित के साथ होने के बावजूद भी उसने ओमकार, प्रीति और सनी की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। पार्किंग एरिया में पहुंचकर प्रीति मुक्ता से कहती है, हम लोग दोबारा कब मिल रहे हैं? मुक्ता जवाब देती है, बहुत जल्द। हमारे जन्मदिवस पर मुक्ता की बात सुनकर वह तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम्हारा बर्थडे कब है? मुक्ता जवाब देती है, थोड़ा धैर्य रखिए, पहले हम सभी बंदोबस्त कर लें, फिर आपको सादर निमंत्रण देंगे, तभी आपको दिन भी पता चल जाएगा। लेकिन हम यह अभी से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बाद में कोई बहाना ना बना सके। पहले वह तीनों मुक्ता की गाड़ी में बैठने का इंतजार करते हैं। जब मुक्ता अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रवाना हो जाती है तो वह तीनों मारवा हाउस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी वक्त गुलेरिया हाउस के गार्ड आ जाते हैं और ओमकार से कहते हैं, सर अभी आप हमारे साथ घर चलें। मयूर गुलेरिया सर ने कहा है कि आप सीधा गुलेरिया हाउस लौट आएँ। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो प्लीज़ हमारे साथ चलें। वैसे ओमकार को कोई ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन फिर भी वह मारवा हाउस इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह प्रीति से जानना चाहता था कि वह उदास क्यों है। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वह गुलेरिया हाउस लौट जाने का निर्णय लेता है। उसके बाद सनी और प्रीति एक ही गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस के लिए निकलते हैं और ओमकार अपनी गाड़ी में गुलेरिया हाउस के लिए। दरअसल प्रीति ने सनी, ओमकार या मुक्ता को अपने साथ हुए आज के हमले के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस बारे में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा अनिका, रोहित और मयूर जानते थे। लेकिन प्रीति की उदासी का कारण यह अटैक नहीं था। उसके लिए वह पहले से ही मानसिक स्तर पर तैयार थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह आग से खेल रही है। अनिका के साथ खड़े होने का मतलब ही है तमाम दुश्मनों के खिलाफ खड़े होना। उसकी उदासी की असली वजह थी वह सूचना जो उसे हमलावरों से मिली थी, यानी कि उसके होने वाले सास ससुर का उसे नापसंद करना और अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल फेंकने के लिए उसकी जान लेने से भी ना हिचकाना। यह सूचना उसके कोमल मन को बेहद आहत करती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माता पिता और बेटे के बीच किसी तरह की दरार पड़े। इसके अलावा वह चाहती थी कि उसे सास ससुर से माता पिता का प्यार मिले जो उससे पहले से ही इतनी नफरत करते हों। वह उसे कभी प्यार देंगे यह संभव ही नहीं था। प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ओमकार के माता पिता का प्रेम बहू या बेटे के प्रति नहीं बल्कि माया के प्रति है। जहाँ से धन का आगमन होगा उनका प्रेम उसी ओर स्वयं प्रकट हो जाएगा। मारवा हाउस जाते हुए गाड़ी में सनी प्रीति से पूछता है,
वहाँ तुमने कुछ नहीं बताया। क्या आप बताओगी कि सिक्योरिटी के अचानक से बढ़ जाने का क्या कारण है? प्रीति पलट कर जवाब देती है, तुम जानते ही हो मारवा परिवार के दुश्मनों की कोई कमी नहीं, पर तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम तो फिलहाल मुक्ता पर ध्यान दो। फिर अपने बोलने का सुर बदलते हुए कहती है, मुझे मुक्ता बहुत अच्छी लगी। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? मुक्ता का नाम सुनकर सनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वह सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब देते हुए कहता है, अगर एक सुंदर लड़की को दूसरी सुंदर लड़की पसंद आ जाए तो मतलब वह सच में अच्छी है। अब अच्छी है तो अच्छी ही लगेगी ना। प्रीति सनी की बात पर पहले से तेज लुक देती है और उसके बाद हंस पड़ती है, लेकिन सनी एक बार फिर से उसी बात पर आ जाता है और कहता है, किसकी कितनी हिम्मत जो रोहित मारवा के परिवार पर हाथ डालने की कोशिश करे। ना जाने कौन बदनसीब है जिसने अपनी मौत को दावत दी है। प्रीति यह सुनकर भी खामोश रह जाती है और इस तरह प्रतिक्रिया देती है जैसे कि वह कुछ सुन और समझ ही नहीं रही है। मारवा हाउस लौटने के बाद अनिका सबसे पहले नीरज सांगवान की मदद से विविध काया की लोकेशन का पता करती है। नीरज सांगवान जवाब देता है, मैडम इस वक्त वह काली चीज़ डाइनिंग हॉल में मौजूद है। अनिका आगे एक सवाल पूछती है, क्या तुम अब तक यह पता लगा पाए कि घर में यह एक ही चीज़ है या ऐसी और भी चीज़ मौजूद है? नीरज सांगवान जवाब देता है, मैडम ऐसी और कोई चीज़ नहीं, यह अकेली ही है। अनिका कहती है, ठीक है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैसेज करना। कॉल कट करने के बाद अनिका अपना फ़ोन पर टाइप कर प्रीति, भूमि और कौटिल्य को मैसेज कर देती है और उन सभी को तुरंत मीटिंग हॉल में पहुंचने के लिए कहती है। बड़ा सा कमरा, उसके बीचों बीच रखी हुई बड़ी सी दीर्घवृत्ताकार आकार की मेज और उसके चारों तरफ रखी हुई कुर्सियां। अनिका और रोहित सीधा मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। रोहित का चेहरा बेहद शांत और अनिका का चेहरा बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। रोहित और अनिका सामने रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। रोहित अपने हाथ से इशारा करता है, बाकी सभी भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। चिराग, अब्दुल्लाह, परशुराम के अलावा भी सभी सिक्योरिटी गार्ड जो प्रीति, सनी और ओमकार के साथ मौजूद थे, वह सभी यहाँ पर मौजूद थे। अनिका कहती है, मैं हर छोटी से छोटी बात विस्तार से जानना चाहती हूँ कि यह कब कैसे हुआ। तभी अब्दुल्ला अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैडम हमारे आदमी हर वक्त उनके आसपास मौजूद थे। हमारे आदमियों से कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई। वह लोग होटल हेवन में इमरजेंसी बुकिंग करार अंदर आए थे। उसके बाद अब्दुल्ला वहां घटी हुई सारी घटना को विस्तार से अनिका को सुना देता है। अब्दुल्ला की बात सुनने के बाद अनिका प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे गार्ड से लापरवाही नहीं हुई, लेकिन उन लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। अगर उन लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होती तो हमारे गार्डों को भी उन्हें सबक सिखाने का मौका ज़रूर मिल जाता। प्रीति अनिका के पास वाली चेयर पर ही बैठी हुई थी। फिर एकदम धीमी आवाज़ में कहती है, इस बारे में सनी ओमकार को कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या क्या और क्यों कैसे हुआ था। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, आप बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हैं। हम सब ठीक हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अब अनिका प्रीति को घूर कर देखती है, फिर गुस्से से कहती है, तुम्हें चोट नहीं आई इसलिए इतना बोल रही हो? भूमि के साथ क्या हुआ था याद है ना, या भूल गई? प्रीति अनिका की कड़कती हुई आवाज़ सुनकर अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और आगे एक शब्द नहीं बोलती। अनिका अब्दुल्ला और परशुराम सूर्यवंशी की तरफ देखकर कहती हैं, इन लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाओ। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इन्हें जो भी काम है, जब तक वह काम कोई और करके ला सकता है तब तक यह घर में ही रुकेंगे। फिर पहले प्रीति की तरफ देखती है, फिर अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहती है, ओमकार से कह दो कि कुछ दिनों के लिए रोज़ आना जाना बंद करे। उसे सनी के फ्लो पर सनी के साथ वाले कमरे में रुकने के लिए कहो, और अगर वह चाहे तो सनी के साथ रूम भी शेयर कर सकता है। इसके बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। सभी सिक्योरिटी टीम्स के वहाँ से चले जाने के बाद भूमि अनिका के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरे साथ जो हुआ वह एक हादसा था, उसे लेकर तुम अभी तक परेशान हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि मुझे खतरे का अनुमान नहीं था। मैं वहाँ अकेले ही चली गई थी। उस बात को लेकर अगर इतना परेशान होगी तो दुश्मन अपने इरादे में कामयाब होगा। पहले तुम परेशान होगी, फिर पजल होगी और फिर कोई गलती करोगी। तुम्हारे दुश्मन उसी गलती की फिराक में बैठे हैं। फिर लंबी गहरी सांस लेकर आगे बोलती है, रिलैक्स हो जाओ। जो एक बार घट चुका है वो दोबारा नहीं घटेगा। इस बार
हम और हमारे सिक्योरिटी गार्ड सभी सावधान हैं। और तुम भूल गई अपनी इन्हीं टीमों की मदद से तुमने उनकी बेहद ताकतवर औरतों को पकड़ा था, सिर्फ और सिर्फ शांति से सोच समझकर फैसला ले पाने की वजह से। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेचैन मत हो, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। यह कहने के बाद भूमि रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में अनिका को संभालने के लिए कहती है। रोहित अपनी पलकें झपकाता है, फिर अनिका को अपनी तरफ घुमाकर उसे गले लगा लेता है। और रोहित की बाहों में जाने के बाद अनिका हमेशा ही बेहद शांत हो जाती थी, और इस वक्त भी यही हुआ। रोहित अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, जब तक हम साथ हैं तब तक दुश्मन हमारा या हमारे सपनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह परेशान होना अनिका की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। यह सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर तक इसी तरह खड़े रहने के बाद अनिका एकदम रिलैक्स हो जाती है। अनिका के चेहरे से चिंता की लकीरें मिट जाती हैं। फिर वह सभी एक साथ बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी अनिका प्रीति से कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कहो क्या बात है। प्रीति मासूम सा चेहरा बनाकर छोटे से बच्चे की तरह कहती है, मुझे अभी आपसे डर लग रहा है, मैं सुबह बात करूँगी। प्रीति की बात सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है। भूमि प्रीति के सिर पर हल्के से हाथ टपली देती है और सभी हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। स्वाति मल्होत्रा का अंडरग्राउंड। अनिका से मिलने के बाद स्वाति वापस अपनी मनाली की सीक्रेट लोकेशन पर लौट गई थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रखा था, एक हाथ टेबल पर और दूसरा हाथ अपने पैर पर रखा हुआ था। आंख एक ही जगह पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। बूढ़े बाबा उसके पास ही खड़े थे और काफ़ी देर से उसे देखे जा रहे थे। वह इंतजार में थे कि कब स्वाति मल्होत्रा की सोच टूटेगी और वह कुछ बोलेगी। जब बहुत देर तक स्वाति कुछ नहीं बोलती तब बूढ़े बाबा कहते हैं, आप जब से अनिका बेटी से मिलकर आई हैं तब से लेकर अब तक आपने एक शब्द भी बात नहीं की है। अनिका बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतनी गहरी सोच में हैं। अब स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ देखती है और लंबी गहरी सांस लेती है, अपनी पलकों को धीरे से झपकाती है और कहती है, वह कुछ कहकर मेरे लिए कई सवाल छोड़ गई है और कुछ सवाल बिना कहे ही। ऐसा कहने के बाद स्वाति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और फिर एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर आगे कहती है, उसने कोई ड्रग बनाया है जिसकी मदद से उसने मरते हुए आदमी को बचा लिया। बूढ़े बाबा बीच में ही बोल उठते हैं, क्या आप आकाश गुलेरिया की बात कर रही हैं। स्वाति अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और आगे बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उसने पावर डोज का इस्तेमाल नहीं किया है, वह अपनी माँ और उसके साथियों की मेहनत को ज़ाया नहीं करेगी। बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम यह तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है, आपकी बेटी है, नई नई तरह की दवाइयों का आविष्कार करना उसके खून में है। स्वाति कहती है, ऐसी कोई भी दवा जो इंसान को मरने से ही बचा ले, उसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पहलू भी है। यह भूलिए मत, जब तक हमें उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब बूढ़े बाबा एकदम खामोश हो जाते हैं। फिर इस खामोशी की तोड़ते हुए स्वाति मल्होत्रा कहती है, ना वह मुझे कहकर गई है कि जिसे उसने बचाया है वह आकाश नहीं है। यह सुनते ही बूढ़े बाबा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह स्वाति की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। स्वाति 2 कदम आगे बढ़कर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जिस बात पर आप हैरान हैं मुझे उस बात पर हैरानी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि वह कह कर गई है कि मैं यह नहीं जानती कि कर्ण किसका बेटा है। साथ ही यह भी कह कर गई है कि अगर उसकी जगह मैं होती तो आकाश को हर कीमत पर बचाती, चाहे वह कीमत पावर ड्रग ही क्यों ना हो। उसके बोलने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझे कह रही है कि आकाश हमारा अपना खून है और कर्ण के पास राज दफन है। इसके बाद स्वाति वापस बूढ़े बाबा की तरफ घूम जाती है और उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या आकाश कर्ण का बेटा है। फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मेरे गर्भ में एक ही बच्चा था और मैंने अनिका को जन्म दिया। आकाश और अनिका की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है। इससे पहले कि स्वाति आगे कुछ कहती, बूढ़े बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं, इस तरह अपने प्यार पर शक मत कीजिए। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से कम सच पता लगाने की कोशिश तो कीजिए। अब स्वामी फिर से घूम जाती है और अपने दोनों हाथों को मोड़ लेती है। फिर उसके बाद कहती है, ठीक है तो तुम जाओ कर्ण के पास और पूछो उससे कि क्या आकाश उसका खून है। अब बूढ़े बाबा अपनी गर्दन झुका लेते हैं और सहमी हुई आवाज़ से कहते हैं, मैं उनके पास तो जा सकता हूँ लेकिन यह सवाल पूछने की हिम्मत मुझ में ना है, ना कभी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके इस आदेश का मान नहीं रख सकता। अब स्वाति आगे कहती है,
यह भी ठीक है। चलिए इन सब बातों को छोड़ देते हैं। वह दुश्मनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करके गई है। कहती है अपने माँ बाप को साथ लेकर रहेगी। उसका मानना है कि आकाश जिंदा है और दमयंती के पास है। वह अपने भाई को जिंदा वापस लाएगी। यह कहते हुए स्वाति के माथे पर जितना चिंता की लकीरें खींच आई थी, बूढ़े बाबा के चेहरे पर उतनी ही खुशी दिखाई दे रही थी। स्वाति बूढ़े बाबा के चेहरे के भाव देखकर कहती है, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें इस बात से खुशी मिल रही है। बूढ़े बाबा कहते हैं, मैं खुश हूँ कि अब आपकी ताकत दुगनी हो चुकी है और अधिक वक्त तक आपको इस तरह छुपना नहीं होगा। आप तब नहीं लड़ सकती थी, पर अब लड़ भी सकेंगी और जीत भी आपकी ही होगी। एक परिवार जो बसने से पहले ही उजड़ गया था, वह इस बार जरूर खिल उठेगा। स्वाति पलटकर मुस्कुराकर जवाब देती है, लगता है तुम्हें घर की याद सता रही है। जाओ और जाकर एक बार सबसे मिल आओ। यह युद्ध है और युद्ध भूमि रक्त मांगती है, चाहे वह अपनों का हो या दुश्मनों का। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।